स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो क्लियर मैंडेट है वो नहीं मिला है। एक्टर विजय का जो पॉलिटिकल पार्टी है टीवी के, उसको यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर के अंदर में जो सीट्स हैं वो मिली हैं। तो स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से और किसी अदर पार्टी को क्लियर मैंडेट है, कोई अलाइंस है उसको भी क्लियर मैंडेट ना होने की वजह से उनके द्वारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए गवर्नर के वहाँ पे अप्रोच किया गया। गवर्नर ने बेसिकली जो मेजोरिटी का प्रूफ है वो मांगा है कि आपको वो लेटर को शो करना होगा। जब मिनिमम नंबर का रिक्वायरमेंट है उतने एमएलएज आपको सपोर्ट है वो करते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम गवर्नर का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे रीड करेंगे। प्रेजेंट समय के अंदर में जो पर्सन है जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वही पर्सन केरल के भी गवर्नर हैं, और केरल के वहाँ पे भी जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कोई पर्सन है वो मोर देन वन स्टेट का जो गवर्नर है वो बन सकता है क्या? स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर में ये कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता था, बट 1956 के समय में जब सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाया गया तो उसके थ्रू ये मैंडेट है वो कर दिया गया कि एक पर्सन है वो मोर देन वन स्टेट का जो गवर्नर हो सकता है, या अदर स्टेट का जो पावर है उसी समय में गवर्नर का उनके द्वारा होल्ड है वो किया जाएगा। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में भी रीड करते हो। हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस के समय में कैटेगरी ए बी सी एंड डी के रूप से कैटेगराइज थे, आप देखिए कि बाद में उनको स्टेट्स एंड यूटीज के रूप से कैटेगराइज किया गया इसी सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। दो स्टेट्स के बिटवीन में जो कोऑपरेशन है वो प्रमोट हो, सेंटर का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। उसके लिए आप देखिए कि जोनल काउंसिल्स को जो क्रिएट किया गया था, जोनल काउंसिल को हेड है वो कौन करता है? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो जोनल काउंसिल्स को हेड किया करते हैं। तो स्टूडेंट, जो जोनल काउंसिल्स का जो क्रिएशन है वो भी सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है, जिसके रिगार्डिंग में गवर्नर के बारे में ये प्रोविज़न आया कि एक पर्सन है उसी समय में जो अदर स्टेट है उसका भी गवर्नर है वो हो सकता है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे रीड करें स्टूडेंट्स, गवर्नर के पोस्ट के बारे में देखा तो एक होमवर्क आपको देते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में जो गवर्नर का ये जो पोस्ट आया है, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इस पोस्ट को लिया है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लार्जर वे के अंदर में इन्फ्लुएंस है। तो गवर्नर का जो पोस्ट है उसके बारे में आप बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब गवर्नर के पास में क्या स्टूडेंट्स कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन हुआ करता है क्या, कि उनके द्वारा किसको इनवाइट किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन के लिए? तो आप देखिए कि गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो नहीं होता है, जैसे हम प्रेसिडेंट के बारे में रीड करते हैं कि उनके पास में भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो नहीं है। बट कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन कि किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो एड एंड एडवाइस है उसके ऊपर में वो वर्क नहीं करेंगे, और उनको जिस तरीके से लगेगा उस तरीके से वो वहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर में रिएक्ट करेंगे, जो डिसीजन है वो लेंगे। तो आप देखिए कि जब किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं है तो उस समय जो लार्जेस्ट नंबर का जो पार्टी है उसको इनवाइट करता है गवर्नर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। अगर गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन के लिए जब इनवाइट किया जाता है उस समय भी उनके पास में मेजोरिटी का जो नंबर है वो नहीं है, तो काफ़ी बार आप देखिए कि फॉर्मेशन को वो अलाउ करते हैं कि आप ओथ प्रोसेस को तो कैरी आउट कीजिए। जब हाउस का जो फ्लोर है वहाँ पे फ्लोर टेस्ट कैरी आउट होगा, आपको अपना जो मेजोरिटी है उसको प्रूव करना होगा, तो उस समय आप उन नंबर्स को शो कर सकते हो जब तक आप अपना पॉलिटिकल अरेंजमेंट के थ्रू जो मिनिमम नंबर्स है उनको आप वहाँ पे अरेंज कीजिए। सो ये बेसिकली आप देखिए कि गवर्नर का जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टीवी के नाम का पॉलिटिकल पार्टी है इसके जो हेड हैं एक्टर विजय, तो उनके द्वारा 2 सीट्स से जो विक्ट्री है उनका हुआ है। तो क्या स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो कोई भी कैंडिडेट है वो मोर देन 2 सीट से इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है क्या? 1996 के समय में एक कन्वेंशन है जिसको डेवलप किया गया कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अर्लियर फेज में सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मोर देन 2 सीट से इलेक्शन को कंटेस्ट करते थे। बाद में वहाँ पे एक सीट ही आप देखिए कि जो पर्सन है वो रिटेन कर सकता है, अदर सीट्स के ऊपर में फिर से इलेक्शन कंडक्ट होते। तो ये कन्वेंशन लाया गया 96 के दौरान में कि कोई भी पर्सन है वो
मैक्सिमम 2 सीट्स वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट है वो कर सकता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी रिगार्डिंग में है। तो 96 के समय ये प्रोविज़न आया था कि मैक्सिमम 2 सीट्स है जहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट है वो किया जा सकता है। हमारे जो प्रेजेंट समय में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो आप देखिए कि उन्होंने 2 सीट से इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। एक तो गुजरात का सीट था, एक जो उनका उत्तर प्रदेश के अंदर में बनारस का जो सीट है वहाँ से। तो 2 सीट का जो प्रोविज़न है वो तो स्टिल एग्जिस्ट है, वो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है स्पीकर के बारे में, कि इनके नंबर्स के बारे में रीड किया गया कि जो स्पीकर हैं एक एक कैंडिडेट को स्पीकर के रूप से वो अपॉइंट करेंगे। और स्पीकर का जो वोटिंग प्रोसेस है वो किस दौरान में हुआ करता है, जब हाउस के अंदर में टाई प्रोसेस हुआ है। हाउस में आप देखिए कि वोटिंग करवाया गया और वोटिंग के अंदर में टाई होता है, तो उसी दौरान में स्पीकर है वो वोटिंग को कैरी आउट है वो करेगा। बट आप देखिए कि जब स्पीकर के अगेंस्ट में स्पीकर का रिमूवल मोशन आता है तो उस समय वो स्पीकर का पोस्ट के ऊपर में नहीं होते हैं, वो ऑर्डिनरी मेंबर के रूप से हाउस के अंदर में सिट करेंगे। तो उस दौरान में भी क्या वो टाई प्रोसेस में ही वोटिंग करेंगे, जब स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल डिस्कशन है। तो आप देखिए उस दौरान में वो एज ए ऑर्डिनरी मेंबर के रूप से उनका वोटिंग होगा, जब उनके रिमूवल की रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है हाउस के अंदर में। तो ये कुछ बेसिक पॉलिटी के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल का भी जो सीएम पोस्ट है उसके डिस्कशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट केरल के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये केरल का यहाँ पे मैप है, इस तरीके से केरल आपको मिलेगा। जैसे हम लैटिन अमेरिका के अंदर में जो चिली नाम का जो कंट्री है उसके अगर आप मैप को देखोगे तो उसी तरीके से आपको केरल का जो प्रेजेंस है वो भी मिलता है। केरल के अंदर में काफ़ी सारा जो सिटीज़ हैं वो आपको के जो अल्फ़ाबेट है उससे आपको देखने के लिए मिलती हैं। के अल्फ़ाबेट से आप देखिए कि कैसे सिटीज़ हैं यहाँ पे। कासरगोड नाम का सिटी है, कोचिन है, कोटायम है, कोझिकोड है, और आप देखिए किस तरीके से काफ़ी सारा सिटी है वो सिचुएटेड है। रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, हमारी कंट्री में जो रबर का भी आप देखिए कि प्रोडक्शन केरल में हुआ करता है। रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोटायम नाम का जो सिटी है वहाँ पे है। कोटायम नाम का जो सिटी है वहाँ पे रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनेस्को का, आप देखिए कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। उसके अंदर में कोझिकोड नाम का जो सिटी है, कोझिकोड नाम का जो सिटी है उसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का जो लिटरेचर कैटेगरी है उसमें काउंट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल का जो सदर्न का पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि बिलो द सी राइस फार्मिंग का एक प्रैक्टिस है। बिलो द सी ऐसे नहीं है कि वो सी के अंदर में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं। बिलो द सी ये जो राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है जो कि कुट्टानाड के वहाँ पे होता है। कौन सा सिटी है वो? कुट्टानाड। तो बिलो द सी ऐसे है कि जो प्लेस है उसका जो मीन लेवल है सी से वो नीचे है, उसका जो मीन लेवल है सी से वो काफ़ी नीचे है। इस वजह से कुट्टानाड के वहाँ पे जो राइस का जो प्रैक्टिस है जिसको कि बिलो द सी राइस फार्मिंग का प्रैक्टिस से काउंट है वो करते हैं। एक जो जगह है जहाँ पे पोकाली पैडी है उसको आप देखिए कि प्रोड्यूस किया जाता है, और पोकाली पैडी जो है वो वहाँ पे राइस सोल्ट का जो टॉलरेंस है उसके लिए जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, बंगाल के बारे में है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में वहाँ पे वॉयलेंस का सिचुएशन हुआ है। तो आप देखिए वॉयलेंस के बारे में है, एग्ज़ाम के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी स्टेट के अंदर में उसको कंट्रोल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल पुलिस का है। बट इलेक्शन के समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेज को भी वहाँ पे डिप्लॉय करता है कि वहाँ पे इलेक्शन में जो कम्प्लीटली आप देखिए कि जो सिक्योर सिचुएशन है उसको कैरी आउट किया जा सके, बूथ कैप्चरिंग है वो यहाँ पे ना हो। निकोबार का जो ग्राम सभा है, निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन है कलकत्ता हाई कोर्ट के वहाँ पे। तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अंडमान एंड निकोबार का बेसिकली आप देखिए कि ये इश्यू है कलकत्ता हाई कोर्ट के वहाँ पे, ये इश्यू है वो क्यों गया है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे यूटीज़ हैं जिनके खुद के हाई कोर्ट नहीं है, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर में वो आया करते हैं। अंडमान एंड निकोबार जो है, जो आइलैंड है जिनका हाई कोर्ट है वो कलकत्ता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में जिनको रखा जाता है। आप देखिए कि लक्षद्वीप है वो किसके अंडर में है, वो केरल हाई कोर्ट के अंडर में आता है। हमारा जो पुडुचेरी है वो किसके अंडर में है, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में है। और स्टूडेंट्स हमारा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ आप देखिए कि डेट पंजाब एंड हरियाणा का जो जॉइंट हाई कोर्ट है उसके अंडर में आया करता है।
और जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, दिल्ली जो यूटी है, इनके खुद के अपने हाई कोर्ट हैं। तो कुछ यूटी हैं जिनके खुद के हाई कोर्ट हैं, बट अंडमान एंड निकोबार हैं जो कलकत्ता के अंदर में आते हैं। तो वहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे नंबर्स शो किए गए हैं प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग में कि 50% का जो कोरम है वो क्रिएट हुआ था, ग्राम सभा ने अप्रूवल है वो दिया था। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो शो करते हैं कि जो एक्चुअली में जो 50% का जो कोरम का रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में, वो यहाँ पे नहीं कंप्लीट है, वो हुआ था। निकोबार में बेसिकली क्या करना है, निकोबार के अंदर में आप देखिए कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो लाया गया है, जिसके अंदर में पोर्ट का डेवलपमेंट है, टाउनशिप का डेवलपमेंट है, और 92,000 करोड़ का ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है जिनका डेवलपमेंट किया जाएगा स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से। बट फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसका जो क्लियर मैंडेट है कि 50% का जो ग्राम सभा है वो उसको अप्रूवल करे, उसी समय में उसका जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा। क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्राइबल एरियाज हैं क्या जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आया हो, फिर ग्राम सभा ने उसको रिजेक्ट किया हो? आप देखिए कि 2013 के समय में न्यामगिरी हिल्स का एक एरिया है उड़ीसा के अंदर में, माइनिंग को अप्रूवल कर दिया गया था। बाद में वहाँ पे हमारे कंट्री का एक इन्वायरमेंटल रेफरेंडम भी उसको हम बोलते हैं, न्यामगिरी हिल्स उड़ीसा में, वो बेसिकली जो लोगों का जो काउंसिल है, जो ग्राम सभा है, उसने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि 2006 में आया था, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जिनका फॉरेस्ट से रिलेशन है तो उनको ये कुछ राइट्स वो रिकॉग्नाइज करता है इस एक्ट के द्वारा। उनको कुछ ज़मीन देने का भी बात किया गया था जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, और 75 ईयर्स से 3 जनरेशन से अपना जो कनेक्टिविटी है उसको शो करते हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के बारे में है। वेस्ट एशिया के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि यूएस के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन का जो नाम है वो है ऑपरेशन फ्रीडम। ऑपरेशन फ्रीडम को यहाँ पे पोज है वो दिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट ने। अब पोज दिया है, उसके बिहाइंड में रीजन क्या है कि जो मीडिएटर हैं या मैसेंजर हैं पाकिस्तान, इस जो यूएस एंड ईरान का जो जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि ईरान यहाँ पे डील की रिगार्डिंग में एग्री है और कुछ पॉइंट्स हैं वो प्रपोज किए गए। अब यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको वो ओपन करवाएंगे। यहाँ पे ईरान को जो डील है उसके रिगार्डिंग में एग्री होना होगा, अगर नहीं एग्री होता है तो वो अपना जो अटैक है उसको कैरी आउट करेंगे। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आप देखिए कि कंटिन्यूस लास्ट मोर देन 1 मंथ से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में है, काफ़ी बार हम इसको रीड कर चुके हैं, लोकेशंस को हम देख चुके हैं। कल भी हमने एक यूनाइटेड अरब अमीरात के एक पोर्ट के बारे में रीड किया था जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर में है। यूनाइटेड अरब अमीरात का ओनली पोर्ट है जो गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर में है। हमारी कंट्री के ऊपर में क्या इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट आप देखिए कि लार्जली वे के अंदर में ऑयल एंड गैस का सप्लाई है। ऑयल एंड गैस का सप्लाई के अलावा भी ऐसे भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि आप देखिए कि जो सिरेमिक इंडस्ट्री है, जो कि हमारे यहाँ पे जो आपने टाइल्स जो देखी होंगी, जो टाइल का जो बेसिकली जो वर्क हुआ करता है मोरबी गुजरात के अंदर में, तो गैस का जो सप्लाई है जो जो वेस्ट एशिया से आता है उसी से वो टाइल्स वो बना करती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट जो सिरेमिक इंडस्ट्री है उसको भी इम्पैक्ट हुआ है इस ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई की वजह से, और वहाँ पे जो कम्प्लीटली वर्क है वो कम्प्लीटली स्टॉपेज सिचुएशन में है। और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट है, फर्टिलाइज़र के ऊपर में इम्पैक्ट है। वैसे ही हमारे यहाँ पे इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने फोरकास्ट के अंदर में बताया है कि 2026 के समय में जो हमारा मानसून का जो जो रेन है वो काफ़ी कम रहेगा, बिलो नॉर्मल का कंडीशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। अल्नीनो भी वहाँ पे है और कुछ अदर फैक्टर्स हैं उनके कैलकुलेशन के ऊपर में उनका ये फोरकास्ट वो आया है। तो आप देखिए कि इस समय हमको जो कम रेनफॉल का एक तो समय है, और हमें जो फर्टिलाइज़र है उसका भी रिक्वायरमेंट होगा आने वाले समय में, जो खरीफ का जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा। तो वो भी यहाँ पे कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से हमें कंसर्न है, फर्टिलाइज़र्स नहीं आएंगे, डिमांड को फुलफ़िल करना है। ऑयल एंड गैस के ऊपर में ये जो बेसिकली लार्जली वे में डिपेंड किया करते हैं वेस्ट एशिया पे। हमारा जो 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 पेट्रोल का जो परचेज है वो इंक्रीज हुआ है रसिया के साथ में, ये भी इकोनॉमी के पेज के ऊपर में मेंशन था। अब आपको एक होमवर्क यहाँ पे दे देते हैं,
होमवर्क ये है कि एक रफ मैप आप बनाना, अपना एक रफ मैप आप ड्रॉ करना, और उसके अंदर में आप देखिए कि जो पोर्ट हैं, वेस्ट एशिया के जो पोर्ट हैं वो न्यूज़ में रहे हैं, जो पोर्ट न्यूज़ में रहे हैं उनको आप अपना मार्क कर लेना, जिसमें आप ईरान के भी कुछ पोर्ट मार्क कर सकते हो। हमारा जो चाहबार प्रोजेक्ट है जिसको एक्सटेंशन नहीं मिला है यूएस के द्वारा, जो कुछ कुछ समय का उसको एक्सटेंशन है वो दिया गया था। चाहबार पोर्ट के अलावा आप देखिए कि जो फिजरा पोर्ट है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात का है, येनुब पोर्ट है जो कि सऊदी अरेबिया का है रेड सी के अंदर में, तो उनके बारे में आपको बेसिक है वो पता होना चाहिए। तो मार्क करना, रफ के अंदर में इसको प्रैक्टिस करना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स उतना ही बेटर रहेगा। हम जो ये न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं, देखिए बेसिकली न्यूज़पेपर तो एक एस्पिरेंट है वो खुद भी रीड है वो कर सकता है। अल्टीमेट पर्पज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन का ये है कि कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो पता लगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता लगे। स्टूडेंट को वैसे न्यूज़पेपर खुद को ही रीड करना चाहिए। एंड ऑफ द डे आप सिविल सर्विस में जाने वाले हो, सिविल सर्विस आपका एडमिनिस्ट्रेशन का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और आपको जब आप सिविल सर्विस में जाओगे तो भी अपने लोकल न्यूज़पेपर्स आपको देखने होंगे कि आपका जो टेरिटोरियल एरिया है जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है जिस भी पोस्ट के ऊपर में, तो उसके ऊपर में क्या कंडीशन है वो डेवलप हुआ है। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम के अंदर में भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द लाइफ के अंदर में भी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ तो हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स हैं वो उसको हम रीड हैं एंड डिस्कस हैं वो किया करते हैं। वहाँ जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहोगे तो अल्टीमेट आपका पर्पज़ होगा कि न्यूज़ है वो आया है, कोई इशू है वहाँ पे, उसको अगर डील करना है, कोई वहाँ पे आप देखिए कि कोई आपको कोई सिचुएशन ना क्रिएट हो, उससे पहले कोई डिसीजन आपको लेना है, तो उसके रिगार्डिंग में आप वहाँ पे रीड करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसकी रिगार्डिंग में है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट समय में, उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में उनके अपने खुद के कंसर्न हैं। अब उनके कंसर्न है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज करता है कि अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा तो कैसे सिचुएशन होगा, नया चीफ मिनिस्टर क्या कैसे पावर के अंदर में आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो रेज हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में भी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 है, 164 क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है, हमारे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। फिर आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होगा, बट एड एंड एडवाइस है वो चीफ मिनिस्टर का होगा कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सजेस्ट करेंगे गवर्नर को कि इस पर्सन को आप एक प्रपोजल भेजते हैं, लिस्ट भेजते हैं, गवर्नर उनका ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली इस तरीके से नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, जो प्लेजर ऑफ द जो यहाँ पे गवर्नर का जो प्लेजर है उसके ऊपर में डिपेंड है वो करती है। बट ये बेसिकली आप देखिए कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, बाद में इसको अमेंड करने के लिए लाया गया कि एज लॉन्ग एज जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर में अगर जो गवर्नमेंट है अपना मेजोरिटी है जो क्लियर मैंडेट है उसको एंजॉय करता है तो गवर्नर उनको अपने पोस्ट से रिमूव है वो नहीं कर सकता। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी बार एक टर्म न्यूज़ में होती है फ्लोर टेस्ट, काफ़ी बार एक टर्म न्यूज़ में होती है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट क्या है? फ्लोर टेस्ट ये है कि हाउस के ऊपर में अपना जो मेजोरिटी है उसको शो करना। जब यहाँ पे वन चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन किया है, अदर चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, तो उनको एक बार जब हाउस के अंदर में वो जाएंगे तो उनको कुछ समय होता है, उस दौरान में फ्लोर टेस्ट में अपना जो मेजोरिटी है उसको प्रूव है वो करना होता है। तो ये फ्लोर टेस्ट के बारे में है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है तो जो जो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। गवर्नर आप देखिए कि काफ़ी समय तक कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, क्लियर मैंडेट नहीं है, फ्लोर टेस्ट के अंदर में भी कोई गवर्नमेंट है उसका कोलैप्स होता है, तो आर्टिकल 356 को यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड है वो कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर मैंडेट नहीं है, प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जाए। प्रेसिडेंट रूल है वो कितने समय तक लग सकता है? मैक्सिमम आप देखिए कि 3 ईयर्स तक वो आपको लगाया जा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर का जो टेन्योर है उसके बारे में। टेन्योर तो आप देखिए कि आर्टिकल 172 के अंदर में मेंशन है कि जो 5 ईयर है उसका एक मैक्सिमम उनका टेन्योर होता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो टेन्योर एक्सटेंड है वो कर सकता है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे
कि अगर जो मैंडेट जो टेन्योर है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद में क्या होगा, गवर्नर हैं वो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजोल्व करेंगे, नए चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर करेंगे। तो अगर रिजाइन नहीं किया गया, जो समय है उससे पहले उसको जो जो समय है 5 ईयर कंप्लीट होगा तो उसको डिजोल्व कर दिया जाएगा, नए चीफ मिनिस्टर हैं वो पावर को टेक ओवर करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनके जो कंसर्न है कि वो बेसिकली इलेक्शन का जो डिस्प्यूट्स हैं उसको कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट के अंदर में। वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। कितने दिनों का वो समय होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोलता है कि 45 डेज का वो समय है जब हाई कोर्ट के अंदर में वो चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं, जो इश्यूज हैं उनको। यहाँ पे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट के लिए अप्रोच करना होगा। 45 डेज का वो समय है जिसके अंदर में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कंट्री में जो गिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। गिग वर्कर्स के आप देखिए कि अपना खुद का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी बार उनका जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। आईडी ब्लॉक के साथ में और भी आप देखिए कि काफ़ी बार टाइमली उनको पेमेंट नहीं मिलता है। जो एक्सेसिव उनका जो जो कट है प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो कट किया जाता है उनका कोई भी डिलीवरी के रिगार्डिंग 30% है या उसको इंक्रीज करना हो, तो इनके जो ग्रीवेंस है उसके रिगार्डिंग में एक प्लेटफॉर्म है जो कर्नाटका ने डेवलप किया है। क्यों ज़रूरत पड़ा कर्नाटका को डेवलप करने का, हमारी कंट्री में आप देखिए कि हर एक स्टेट में जो गिग वर्कर्स का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है, एक लार्जर नंबर के अंदर में इनका संख्या है। अब इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, इनको कुछ रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1 मई का जो डे है उस दिन आप देखिए कि ये जो इम्प्लीमेंट में लाया गया ये ग्रीवेंस का जो सिस्टम है, 1 मई को हम एज ए लेबर डे के रूप से रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारी कंट्री में आप देखिए कि 1923 के समय में जो लेबर डे है उसको स्टार्ट किया गया था। कौन वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारी कंट्री में लेबर डे का सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग में, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेबरर्स के रिगार्डिंग में जो यूनियन हुआ करती है, पहले आप देखिए कि यूनियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, बट जो ट्रेड एक्ट है 1926 का, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का जिसके 100 ईयर्स हुए हैं, उसने पहली बार आप देखिए कि यूनियन सिस्टम को रिकॉग्नाइज है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीजीआई के बारे में है। सीजीआई ने आप देखिए कि कहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के अंदर में उनका जो रोल था वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर में था। बेसिकली आप देखिए कि पहले अनूप बरनवाल केस आता है, अनूप बरनवाल वो केस है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यहाँ पे जो सीईसी का जो अपॉइंटमेंट है और ईसीज का जो अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग में कमेटी होना चाहिए। अब कमेटी के अंदर में सीजीआई ने अपने आप को इंक्लूड किया था, बाद में पार्लियामेंट के अंदर में एक लॉ आता है जिसके अंदर में आप देखिए कि एक नया कंपोजिशन क्रिएट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा, और जो एक मिनिस्टर हैं जिसको कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। ये 3 मेंबर्स का एक कमेटी बनेगा जो यहाँ पे सिलेक्ट है वो करेगा, जो यहाँ पे जो चूज करेगा पर्सन का जो सीईसी एंड ईसी के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अनूप बरनवाल केस के बाद में पार्लियामेंट का जो लॉ है वो लाया गया। अब यहाँ पे सीजीआई ने कहा है कि उनका जो जो अल्टीमेट पर्पस था वो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस के ऊपर में था। लास्ट ईयर भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो जो लॉ मेकिंग जिनको पावर है, जैसे पार्लियामेंट को है, लेजिस्लेटिव असेंबली को है, कोई भी कोर्ट का जजमेंट है उसके रिगार्डिंग में जाके वो वहाँ पे कोई कानून बनाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जो लॉ मेकिंग पावर किसको दिया गया है, इन्हीं बॉडीज को दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट को लॉ कानून है वो बनाने का अधिकार यहाँ पे। फिर आप देखिए कि हमारा जो सीबीआई है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो जिन्होंने आप देखिए कि जो साइबर स्लेवरी है, साइबर स्लेवरी बेसिकली क्या है, साइबर स्लेवरी एक टर्म है कि किसी पर्सन को आप देखिए कि विदेश में ले जाया गया किसी कंट्री में जहाँ पे साइबर क्राइम होता है, उनको बताया गया कि आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और फिर वहाँ पे फोर्सफुली वे के अंदर में साइबर स्कैम के अंदर में उनको इंगेज करवाया जाए, कि फोर्सफुली उनको कहा जाए आप उसमें इंगेज होजिए, अपना काम इसे उसको कैरी आउट कीजिए, स्कैम आपको करना है। तो इसको बेसिकली साइबर स्लेवरी का पार्ट है वो बताया गया है कि साइबर एरिया में स्लेवरी करवाना, किसी को फोर्सफुली किसी से काम करवाना। स्लेवरी जो टर्म है, बॉन्डेड लेबर भी जिसको हम बोलते हैं, क्या ये जो टर्म है वो गुप्ताज के समय में, गुप्ता डायनेस्टी है उसके समय में, क्या इसका जो जो टर्म है वो क्या होता था, क्या विस्ती नाम से टर्म से इसको यूज करते थे गुप्ताज के समय में,
ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके अदर नेम्स क्या हैं। बॉन्डेड लेबर है, जो स्लेवरी है, उसके अदर जो नेम्स हैं वो क्या हैं, जो अलग अलग इसका टर्म यूज हुआ हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सीबीआई को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मैंडेट दिया था कि फाइनेंशियल फ्रॉड की रिगार्डिंग में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, और सीबीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट मैंडेट देता है तो स्टेट्स के जनरल कंसेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको कहा है किसी एक केस के अंदर में। तो आप देखिए कि जनरल कंसेंट जो एक प्रोविज़न होता है, स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे दिया करते हैं सीबीआई को उनके एरिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जनरल कंसेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट उनको यहाँ पे डायरेक्शन इशू करे। नेक्स्ट साइबर स्लेवरी हमने देखा। सीबीआई के बारे में और क्या पता होना चाहिए। संथानम कमेटी है जिसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। एक्ट कौन सा है? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में कुछ ऐसे कंसर्न थे कि हमारे यहाँ पे जो जो करप्शन है वो हुआ है, उसके रिगार्डिंग में ब्रिटिश लोगों ने एक यहाँ पे एक्ट है वो लाया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसी के थ्रू सीबीआई को क्रिएट किया गया था 1962 संथानम कमेटी के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वियतनाम के बारे में है। वियतनाम के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए हैं, तो वियतनाम के लीडर ने इंडिया का जो हिस्टोरिकल रिलेशन है उसको बताया। इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है उस पिलर के बारे में डिस्कशन हुआ है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस हैं, रेयर अर्थ के जो टाइज हैं उनको यहाँ पे डिस्कशन वो किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वियतनाम का लोकेशन आप जरूर से देखना अपने एटलास के अंदर में कहाँ पे ये सिचुएटेड है। अब वियतनाम के लीडर ने हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन में मेंशन किया कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, वो आप देखिए कि जब हनोई लिबरेट होता है, जो इनका कैपिटल है हनोई, वो जब लिबरेट होता है तो उनके द्वारा वहाँ पे वियतनाम के वहाँ पे विजिट है वो किया गया था। तो हनोई के वहाँ पे उनका विजिट था 1954 में। तो ये क्लोज रिलेशन को शो करता है। इंडिया ने अपना एक्टिस्ट पॉलिसी लेके आया कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उनके साथ में हम इंगेज करते हुए हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको मेन डोमेन में यहाँ पे रखेंगे। इस एंगेजमेंट के अंदर में वहाँ का भी जो डेवलपमेंट है वो हम करेंगे। 2014 में ये पॉलिसी है वो आया था। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनका लुक ईस्ट पॉलिसी था। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो ये कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारा इंगेजमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी है वो उनका एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और वियतनाम के जो बिटवीन में जो बाइलेटरल ट्रेड है वो कितना है, तो प्रेजेंट समय में जो बाइलेटरल ट्रेड है वो आप देखिए कि 16 बिलियन यूएस डॉलर का है। 16 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पोटेंशियल है कि 2030 तक 25 बिलियन यूएस डॉलर है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भी दिया गया है, उसके बारे में भी डिस्कशन है। और आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमारा महासागर इनिशिएटिव के बारे में, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो एक महासागर इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, तो उसमें भी इंगेजमेंट है वो हुआ है। पहले इसका नाम सागर होता था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब इसका जो नाम है वो महासागर किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और अल्जीरिया के बारे में है। अल्जीरिया कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया। जॉइंट डिफेंस का कुछ कमीशन का मीटिंग हुआ है, तो डिफेंस के रिगार्डिंग में डिस्कशन हुआ अल्जीरिया के साथ में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेक्स्ट जो न्यूज़ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन में आता है। और आप देखिए कि वो समय समय पे अपना क्राइम के रिगार्डिंग में एनालिसिस रिपोर्ट है वो रिलीज करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो एनसीआरबी है उन्होंने अपना रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया है, जिसमें बताया है कि क्राइम रेट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, बट साइबर क्राइम का जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है। ये एक वन काइंड ऑफ कंसर्न है। लोगों के हाथ में मोबाइल पहुँचा, मोबाइल के साथ में आप देखिएगा अब साइबर क्राइम्स वो इंक्रीज हैं वो हुए हैं। तो ओवरऑल जो क्राइम्स के अंदर में ड्रॉप बताया गया, बट साइबर क्राइम के अंदर में इंक्रीज है वो बताया गया है एनसीआरबी रिपोर्ट के द्वारा, जो कि 1986 के समय एनसीआरबी को क्रिएट किया गया था कि प्रॉपर हमारे यहाँ पे क्राइम का एनालाइज करने के लिए एक रिपोर्ट होना चाहिए जो क्राइम को एनालाइज करे। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रसार भारती जो कि ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग में है, प्रसार भारती, उसके जो एक्स जो सीईओ हुआ करते थे उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उसके चेयरमैन के रूप से अपॉइंट किया गया। इफ मूवीज़ का जो फिल्म सर्टिफिकेशन है वो देता है कि इस मूवी को कौन लोग देख सकते हैं,
जो आपने काफ़ी बार सर्टिफिकेशन सिस्टम को देखा होगा कि सेंसर वहाँ पे है, अंडर एज के जो पर्सन है वो देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उसमें एडल्ट कंटेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से जो वहाँ पे सर्टिफिकेशन जो इशू किया जाता है मूवी के बारे में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उन्होंने यहाँ पे डेट जो अपना अपॉइंटमेंट है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और समग्र शिक्षा अभियान है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन है उसको सबमर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है उसको बनाया गया है। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि हमारा जो लोकल कमेटीज़ हैं, जो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लोकल कमेटीज फॉर्म हुआ करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे स्कूल के गवर्नेंस सिस्टम को कैरी आउट करना। अब इसमें कुछ नंबर्स हैं कि 50% जो 75% है वो पेरेंट्स एंड गार्जियन इसका पार्ट रहेंगे, 50% वुमेन्स इसका पार्ट होना चाहिए। अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स बताए गए हैं, बट ओवरऑल पर्पज़ क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्कूल सिस्टम है उसको गवर्न किया जाए और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन को एज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप से भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया कि हम सभी का एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें कैरी आउट करना है। एजुकेशन आपको पता होना चाहिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र है वो किया गया था। जून के समय में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसका मीटिंग हो सकता है हमारे यहाँ पे, और जिन्होंने साइन किया है, जो इसके जो आप एसोसिएट करते हैं बिग कैट अलायंस से रिलेटेड, वो लोग आ सकते हैं। तो जून के समय एक मीटिंग होगा हमारे। देखिए कि जो 2023 है उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसको स्टार्ट किए थे। कौन कौन सा स्पीसीज हैं बिग कैट के अंदर में, हम कौन कौन सा स्पीसीज यहाँ पे काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो लोइन्स हैं, लोइन्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कौन से लोइन हैं। पर्शियन लोइन है जो कि पर्शियन लोइन है जिनको हम एशियाटिक लोइन भी बोला करते हैं। गिर का जो रीजन है गुजरात में वहाँ पे वो रहा करते हैं, तो पर्शियन लोइन है जो कि गुजरात में वहाँ पे हुआ करते हैं। फिर टाइगर्स हैं, टाइगर्स का संख्या तो आप देखिए कि काफ़ी लार्जर है हमारे यहाँ पे टाइगर्स हैं। टाइगर्स के अलावा स्टूडेंट जो लियोपार्ड हैं वो यहाँ पे बिग कैट के रूप से आया करते हैं। लियोपार्ड भी अलग अलग पार्ट में मिला करते हैं। लियोपार्ड के अलावा स्टूडेंट जो स्नो का जो एरिया है, स्नो लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड जो कि एक हाइट के ऊपर में मिलते हैं, हिमालयन स्टेट्स में लार्जर होते हैं, और हेमिस नेशनल पार्क है उसको इसका कैपिटल बोलते हैं। स्नो लियोपार्ड का लार्जर संख्या वहाँ पे रहा करती है। और स्नो लियोपार्ड के अलावा स्टूडेंट चीता हैं, चीता है जो एशियाटिक चीता तो आप देखिए कि ईरान में है, और जो हम अफ्रीकन चीताज को ट्रांसलोकेट करके लाए हैं पूनो नेशनल पार्क के, वहाँ पे उनका संख्या है वो भी इंक्रीज हुआ है। दो ऐसे भी स्पीसीज हैं बिग कैट अलायंस में जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, लैटिन अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका के वहाँ पे मिला करते हैं। एक दो स्पीसीज है उसका नाम है जैगवार, एक जो स्पीसीज है उसका नाम है जैगवार, और जो अदर स्पीसीज है उसका नाम है प्यूमा। इसके तो आपने शूज भी देखे होंगे, जैगवार का आप देखिए कि कार आया करता है, प्यूमा जो है उसके शूज आपने देखे होंगे। तो इस तरीके से बेसिकली स्टूडेंट्स ये कुछ स्पीसीज के बारे में था। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपके लिए ये है कि इन स्पीसीज का जो IUCN स्टेटस है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइन का जो IUCN स्टेटस क्या है, जो टाइगर है उसका IUCN स्टेटस क्या है, लियोपार्ड का क्या है, स्नो लियोपार्ड का क्या है, चीता का क्या है, प्यूमा और जैगवार हैं उनका क्या है। फिर इन्वेजिव स्पीसीज़ के बारे में है कि ब्रिटिश एरा के समय कुछ ऐसे स्पीसीज़ हमारे यहाँ पे लाए गए जो कि आप देखिए कि इन्वेजिव हैं, हमारा जो लोकल एरिया से उनका कोई रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम काफ़ी बार विलायती टीकर के बारे में रीड करते हैं, विलायती टीकर जो कि आपको राजस्थान गुजरात के एरिया में लार्जर नंबर में मिलेगा, अरावली के आसपास। तो आप देखिए कि जो विलायती जो टीकर का है, जो कीकर जिसको बोलते हैं, ये इंडिया का नहीं है, इसको लाया गया है अदर कंट्रीज से। तो ब्रिटिश एरा के समय में काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज हैं उनको लाया गया। हमारे यहाँ पे जो कैटल्स का जो संख्या है, जो लाइव स्टॉक्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनका संख्या लार्जर नंबर में है। और ऐसे जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, उनका जो ग्रेजिंग का जो प्रेशर है उसके रिगार्डिंग में, और यहाँ पे हमारा जो नेटिव स्पीसीज है उनके ग्रोथ को ये इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज का जो इम्पैक्ट है उसको बताया गया है सब कॉन्टिनेंट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रांस के जो फाइटर जेट्स हैं, फ्रांस के जो एयरक्राफ्ट हैं, वो बेसिकली रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में मूविंग सिचुएशन में है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए, सी को यहाँ पे जो ओपन है वो किया जाए, जो 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 कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो
विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शन के कम्प्लीटली कैरी आउट हो। तो इस वजह से भी फ्रेंच के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनका मूवमेंट हुआ है, रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में है। वहाँ पे भी आप देखिए कि ब्लॉकेज के लिए ईरान के द्वारा कहा गया था। फिर आप देखिए कि जो जो इटली है, स्पेन है और फ्रांस से आने वाला कुछ एड है गाजा स्ट्रिप के लिए, जिससे रिलेटेड जो पर्सन है जिनको डिटेंड किया गया है इजराइल के वहाँ पे, अब यूएन ने डिमांड किया है कि उन लोगों को रिलीज है वो किया जाए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, जो एड आया था इटली, स्पेन एंड फ्रांस से, उसके बारे में। इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, लोगों का यहाँ पे डेथ हुआ है, गाजा हेल्थ ऑफिशियल हैं उनकी डेथ को बताया गया है, उनके बारे में मेंशन है। फिर आप देखिए कि आपने काफ़ी बार हंता वायरस के बारे में रीड किया होगा। हंता वायरस के कुछ केसेस सामने आए हैं, ह्यूमंस को उनका जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है हंता वायरस का। अब ये जो मेंशन है वो किसके बारे में है, मेंशन है बेसिकली केप वर्दे नाम का एक कंट्री है, केप वर्दे नाम का एक कंट्री है, वहाँ पे ये जो क्रूज था जो अदर कंट्री के लिए जाने वाला था, वहाँ पे हंता वायरस के केसेस के बारे में है, ह्यूमन का जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल है। ये कहाँ पे है केप वर्दे, आप सपोज कीजिए अफ्रीका है, सपोज कीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है। लास्ट ईयर आप देखिए कि ये जो फीफा जो होता है, फीफा नाम का जो जो प्लेटफॉर्म है जो किसके लिए है, फुटबॉल के रिगार्डिंग में, वहाँ पे जो क्रिकेट जो उनका फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है उसमें केप वर्दे क्वालिफाई हुआ था। तो एक टिनी आइलैंड कंट्री है वो क्वालिफाई हुआ। इंडिया के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया जो है वो इतना लार्जर कंट्री है फिर भी जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें क्वालिफाई है वो नहीं हुआ है। ईरान है, यूएस के डिस्कशन को यहाँ पे बताया गया, इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस को बताया गया ईरान के जो लीडर हैं उनके द्वारा। और इजराइल ने आप देखिए कि सीज फायर के बाद में फर्स्ट टाइम बैरूत के वहाँ पे स्ट्राइक है उसको कैरी आउट किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और जो होमवर्क दिया गया है वो बताना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर से पार्टिसिपेट करना होमवर्क के अंदर में।